हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज बेटा 1 जनवरी 2025 यानी साल का आज पहला दिन है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। यानी जो आप 2024 में नहीं हासिल कर पाए तो कोशिश ये करिएगा कि 2025 में आप उसको ज़रूर हासिल कर लें। और सभी लोग, एग्ज़ाम आपका बहुत करीब आ गया है, यही मंथ आपके पास बचा है। जस्ट इसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब 2024 में अभी तक आपने क्या किया था ये मायने नहीं रखता, लेकिन 2025 में आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको भरपूर मेहनत करनी है। अधिक से अधिक समय किताबों के साथ बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को समय देना है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर आ सके। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान भाषा में, आसान तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, आप लोग जानते हैं। एक बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि मैं जो भी डेरिवेशंस करवा रहा हूँ, अगर आप उनको देखेंगे, 1 से 2 बार लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बस करना क्या है कि उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे माना कि करके आपको किताब को लेना है और किताब से ले करके जो भी चित्र में दिया गया है उसके माना कि करके आप लिख दीजिएगा। और बाकी हमारे जो बोर्ड पे जो मैं मैटर लिखता हूँ पूरा एज इट इज़ आपको बोर्ड परीक्षा में जाके लिख देना है। मेरा वो एक फेयर नोट्स ही है, आप ये समझ लीजिए। सिर्फ माना के करके आप लिख दीजिए, बाकी मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो पूरा का पूरा एक फेयर नोट है। क्लियर है? इतनी बात बेटा समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ओम का नियम। हालांकि ये 10th क्लास में भी है ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है इस बात को भी थोड़ा सा समझना होगा। ये ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग, तो हम लोग बेटा बात करें ओम्स लॉ की। तो आपको पता है कि ये जो ओम थे एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर ये ओम्स लॉ आया। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो आप याद रखिएगा कि ओम जो थे बेटा आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना जो नियम दिया था 1826 में दिया था। और इन्होंने ऐसा नहीं कि अपना नियम ऐसे ही दे दिया, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने एक अनुपात बताया था। इन्होंने कहा, क्या कहा, सबसे पहले ओम के नियम में आपको यहाँ पर बेटा क्या लिखना होगा, कथन लिखना होगा। क्या लिखना होगा मेरे बच्चे, कथन। चलिए जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक चालक तार है, मैं एक सर्किट बना के आपको समझाता हूँ। एक चालक तार है और इसका पॉइंट मान लीजिए ये ए है और इसका पॉइंट बी है और इसके में जो विभवांतर है वो कितना है, वी है। सपोज करिए इसको हमने यहाँ पर कुंजी के लगा दिया और इसको किसी बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ से कुंजी को मैं ऑन करता हूँ के, तो इस चालक में क्या होती है, धारा आई प्रवाहित करती है। क्या होती है, चालक में धारा आई प्रवाहित होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि चालक में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही, आई प्रवाहित हो रही। तो इसी पर इन्होंने अपना कथन दिया। क्या दिया था, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए, क्या रखा जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, तो उस चालक में प्रवाहित धारा या उस चालक में उत्पन्न धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या कह रहा हूं, एक बात फिर से ध्यान से सुनिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि को अपरिवर्तित रखा जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में उत्पन्न धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा देखिए इन्होंने एक कथन दिया और ये कथन क्या था, इन्होंने बताया कि जो V है वो समानुपाती है बेटा I के। आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम
क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है और बराबर का चिन्ह आता है। तो v, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग r यहाँ पर नाम दिया गया था, ओम ने r नाम दिया था और ये r, जहां पर ये r है, क्या ये भी आप समझना होगा, जहां पर ये r है बेटा आपका प्रतिरोध है। r क्या है, प्रतिरोध है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस है। ये आपका बेटा क्या है, रेजिस्टेंस है। सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो याद रखना रेजिस्टेंस जो होता है वो आपकी बेटा रुकावट होती है। क्या होता है, रुकावट कह सकते हो, अवरोध हो सकते हैं। सर ये रुकावट और अवरोध का मतलब क्या है, यानी किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक की धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रतिरोध के लिए परिभाषा को निकालें तो ये यहाँ पर हो जाएगा R और V के अनुपात में आ जाएगा I। तो यहाँ पर क्या हो गया, V समानुपाती I हो गया। ठीक है। अब मैं यदि R की परिभाषा लिखना चाहूँ, क्या लिखूं, R की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखना चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं R की परिभाषा लिखना चाहता हूं। तो क्या लिखूंगा, R की परिभाषा मैं मान लेता हूं यदि V, क्या बेटा, यदि V कितना है, 1 वोल्ट है और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। कितनी है बेटा, 1 एम्पियर है, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, या हम इसको इस तरह से ना डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी जा रही है। ठीक है बेटा, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, ये क्या है, विभवांतर लगाया क्या है, विभवांतर, और ये बेटा आपकी क्या है, धारा। तो लगाया गया विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक यूनिट, तो इसकी यूनिट बेटा ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ये ओम का साइन भी इस तरह से बनाया जाता है, ये ओम का साइन है तो इसकी यूनिट क्या है, ओम है। क्लियर है। अब यहां पर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ओम की परिभाषा क्या है, 1 ओम की परिभाषा क्या है। तो अब यहां पर मान लीजिए, यदि मैं यहां पर ये मान लूं कि इस फार्मूले से अगर मैं मानूं कि विभवांतर जो है वो कितना है, 1 वोल्ट है और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है बेटा, 1 एम्पियर है। तो अब जरा दिमाग लगाओ, बताओ तो इस जो यहां पर इस चालक में प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा कि नहीं होगा, 1 ओम के बराबर होगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 1 ओम की परिभाषा बनानी तो हम क्या कहेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना विभवांतर, 1 वोल्ट हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। क्या कहा मैंने, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। कितने ओम के बराबर होगा, 1 ओम के बराबर होगा। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें जो बेटा अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि ओम के नियम का हम लोगों को क्या करना है बेटा, डेरिवेशन करना है, ओम के नियम का निगमन करना है। तो ओम के नियम का हमें क्या करना है बेटा, निगमन करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक है, ओम का नियम पढ़ने के बाद प्रतिरोध को हम लोगों ने समझ लिया। प्रतिरोध का एक प्रकार का रुकावट जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध की हमने परिभाषा देख ली, 1 ओम की परिभाषा देख ली। ठीक है, अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि ओम के नियम का हमें निगमन करना है, यानी हमें इस बात को प्रूफ करना है कि वास्तव में
ओम के नियम का हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कर ले या ओम के नियम का हम निगमन कर ले। यानी एक्चुअल में हमें सिद्ध करना है कि V समानुपाती R होता है, ये सिद्ध कर लीजिए। या फिर ओम के नियम का जो फार्मूला था तो V बराबर IR, या आप ये सिद्ध कर लीजिए। दो में से कोई एक भी सिद्ध करना होगा हमें, तो दोनों आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। तो इसको करने से पहले हमें क्या करना होगा, ओम के नियम का हमें निगमन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कुछ वर्किंग स्टेप बता देते हैं। इन्हीं वर्किंग, देखो बड़े बड़े जो डेरिवेशंस होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं। तो वो बड़े बड़े डेरिवेशंस बेटा हर कोई नहीं याद कर सकता, वो कहने की बातें हैं, क्योंकि आजकल जो भी टीचर्स हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस है, तो लगातार प्रैक्टिस से तो वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर एक हमारा नया स्टूडेंट है जिसको पहली बार पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उस डेरिवेशन को 1 से 2 बार में तैयार करना। तो उसको याद करने का सबसे बड़ा, जो बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं उनके हम लोग कुछ की पॉइंट्स होते हैं या उनके जो वर्किंग स्टेप होते हैं, उन वर्किंग स्टेप को हम क्या करते हैं, एक पास लिख लेते हैं, और उन्हीं वर्किंग स्टेप पर काम करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं मेरे बालक, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उस डेरिवेशन को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पिछली क्लासेस में भी आपको, हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ा, वहां पर हमने आपको वर्किंग स्टेप बताए। हमने उसके बाद संधारित्र पढ़ा, उसमें हमने वर्किंग स्टेप बताए, और ओम के नियम में भी हमारे पास कुछ वर्किंग स्टेप है जिन पर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखिए, सबसे पहला जो वर्किंग स्टेप है, यहाँ पर आपको एक काम करना है। हम जानते हैं कि E बराबर होता है V/L, ये हमारा फर्स्ट वर्किंग स्टेप है। सेकेंड वर्किंग स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जानते हैं कि बेटा क्या होता है कि F बराबर आवेश गुणे तीव्रता, E इंटू E होता है। ये आप लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जब हमने पढ़ाया था। एकांक आवेश पे लगने वाला बल Q/, ये वाला आप लोगों ने यहाँ से, कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा, E बराबर F/Q, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर Q की जगह पर हमने E ले लिया और F के लिए मान निकाला, तो E इंटू Q हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये दूसरा फार्मूला है, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप यहाँ पर बेटा क्या है, A इक्वल टू F/m होता है। थर्ड स्टेप ये होगा। चौथा स्टेप आपको गति का प्रथम नियम लगाना है, U बराबर V बराबर U प्लस AT, और जो पांचवा स्टेप हमें लगाना है वो लगाना है I बराबर NaVd, और ये आप लोगों ने पढ़ा है I बराबर NaVd और बेटा यहाँ पर E। तो ये 5 स्टेप आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक, इन्हीं 5, ये हमारे के पांचों हमारे की पॉइंट है, यानी ये हमारे वर्किंग स्टेप है। अगर हम इन वर्किंग स्टेप पे काम करेंगे तो हमें कोई भी डेरिवेशन में समस्या आने वाली नहीं, और हम 2 मिनट में भी देखना कैसे प्रूफ कर देंगे। यानी इन्हीं चीज़ों का हमें उपयोग करना है और इसी से हम प्रूफ करेंगे। और एक आसान चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए पहले आपने यहाँ से E का मान निकाल लिया, इस E के मान को आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पर से F का मान निकलेगा, F के मान को यहाँ पे रखना है। F का मान यहाँ से A का मान निकलेगा, A के मान को यहाँ पे रखना है। और यहाँ पर बेटा जो वेग होगा वो अनुगमन वेग होगा Vd, और इस Vd के मान को यहाँ पे रख देना है। और आपका लास्ट में जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें निगमित करना है, वो चीजें हमारे सामने बिल्कुल आ जाएंगी। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं तो जल्दी से आप इसको पहले पॉइंट ये लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम इसको बेटा क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे, प्रूफ करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर बेटा क्या होता है, V/L होता है, बट लेकिन हम ये भी जानते हैं कि F बराबर E इंटू क्या होता है मेरे बच्चे, E होता है। क्या होता है, E इंटू E होता है। देखिए पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, पहले इसको हमने उपयोग में लिया, V/L होता है, बट लेकिन किंतु, कुछ भी लिख सकते हो, किंतु लिख देता हूं, हिंदी में किंतु लिख लेना। चलिए मैं लिख देता हूं किंतु F इक्वल टू E इंटू E होता है। अब इस मान को यहाँ पे रखोगे, तो जब इस मान को यहाँ पे रखोगे तो हमें मिलेगा F बराबर, तो बेटा देखो ये E हमारे पास पहले से है, और E की जगह पे हमें क्या रखना है, V/L रखना है। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताइए, क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलिए, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई?
ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मान को, f के मान को कहाँ पे a रखना है, तथा हम लिख देंगे कि a बराबर बेटा क्या होता है, f अपॉन m होता है। इस मान को यहाँ पे रखोगे तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा e v अपॉन l, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ml। क्लियर है, तो यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे, गति के प्रथम नियम से। अब बेटा यहाँ पर देखो, गति के प्रथम नियम से हम क्या करेंगे, ये वेग हमारा क्या है बेटा, vd है, और प्रारंभिक वेग बेटा कितना होता है, शून्य होता है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे लिखोगे 0, और a की जगह पे बेटा आप क्या लिखोगे, a की जगह पे आपको मिला है ev अपॉन ml। और यहाँ पर बेटा टाइम यहाँ पर जो होगा बेटा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दो सतत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। यहाँ पर जो टाइम होगा, ये बात याद रखना, यहाँ पर जो टाइम होगा वो टाइम आपका बेटा क्या होगा, श्रांतिकाल होगा, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टॉ। क्लियर है, श्रांतिकाल है, रिलैक्सेशन टाइम है, इसलिए Vd बराबर यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, ev अपॉन ml, और ये लैम्डा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए Vd यानी अनुगमन वेग निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला ये बन गया। क्लियर है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चूंकि, ध्यान से मेरी बात सुनना, चूंकि ये आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेकिन, क्या बेटा, लेकिन I बराबर आपने पढ़ा है NeAVd, ये होता है। अब बताइए, क्या मैंने पहला फार्मूला यूज किया, कहाँ गया, ये देखो, पहला यूज किया, दूसरा यूज किया स्टेप, तीसरा स्टेप यूज किया, चौथा स्टेप यूज किया। अब ये मैं कौन सा स्टेप यूज कर रहा हूँ मेरे बच्चे, पांचवा स्टेप यूज कर रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात, बोलो जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम I बराबर, यहाँ पे देखिए ये N है, ये E है, ये A है, और Vd की जगह पे क्या आएगा, ev अपॉन ml, और ये लैम्डा। क्या दिख पा रहा है सबको, इतना जल्दी से बोलिए, क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कितनी आराम से करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको एक और स्टेप में कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। n तो n रहेगा, ठीक है सर, a रहेगा, e का e से मल्टीप्लाई, e स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ पे सर क्या बचा, टा, मैं सर v को बाद में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर मुझे बेटा क्या करना है, मुझे r बनाना है, और r क्या होता है, v अपॉन i होता है। तो i को इधर भेजना है, i को कहाँ भेजना है, इधर भेजना है, और इस वैल्यू को इधर भेजना, मैंने साइन बना दिया। तो i इधर भेजोगे, इस वैल्यू को इधर भेजोगे, तो क्या होने वाला है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होने वाला है, ये ml बटे में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। क्लियर है, n a e स्क्वायर और ये टा, तो इधर पहले से v है और ये i इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन i। और हम जानते हैं कि v अपॉन i बराबर उसने क्या होता है, r, क्या होता है, r। या यहाँ पर ये बात आप ना लिख के मैं लिख देता हूँ कि ये r बराबर क्या हो जाएगा, v i। ऐसा क्यों हुआ, ये भी बात बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर ओम ने, लिख दीजिएगा, जहां पर ओम ने r बराबर क्या माना था, ml अपॉन na e स्क्वायर टा, ओम ने ये वैल्यू मानी थी, यानी इतनी वैल्यू को ओम ने क्या नाम दिया था, r। तो इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, इसके स्थान पर क्या लिख दिया गया बेटा, r लिख दिया गया। अब ये r, ये i r के पास जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो, आई आर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं इसको पलट के लिख देता हूं, तो कहीं ना कहीं v बराबर क्या हो जाएगा, आई, r चला जाएगा, i इसके पास चला गया, और यहाँ पर r क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और बराबर का चिन्ह मिलके क्या बनाएंगे, समानुपाती का चिन्ह। तो v समानुपाती क्या हो जाएगा, i। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ओम के नियम का हमने
निगमन कर दिया और ये ओम के नियम का क्या हो गया, प्रूफ हो कर दिया कि ओम ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेट करता है कुछ और टॉपिक। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहे कि ओम ने, देखिए दिख रहा भी जगह है हमारे पास लिखने के लिए, है बिल्कुल है। अब पहली बात यहाँ पर देखिए, इस बात को समझाने के लिए ओम ने एक ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था? ओम ने एक ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ जो ओम का था उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर धारा ग्राफ, VI ग्राफ उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VI ग्राफ, यानी विभवांतर और धारा के बीच में इन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ खींचा था। अब इन्होंने ये ग्राफ कब दिया? अच्छा, समानुपाती का मतलब यहाँ पर क्या है कि यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। अगर आप विभवांतर कम करोगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, या आप विभवांतर का मान ज्यादा करोगे तो धारा का मान भी ज्यादा हो जाएगा, समानुपाती। ये किस आधार पर इन्होंने कहा? तो ऐसा नहीं, इन्होंने अलग अलग मटेरियल के इन्होंने वायर लिए और वहां पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ खींचा। क्या खींचा? मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आगे के हमारे ओमीय और अनुमीय चालक का यहाँ पर देखिए, इस पर इन्होंने किसको लिया? पोटेंशियल को लिया। और इस यानी ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। तो इन्होंने क्या किया था कि एक्स एक्सिस पे धारा को लिया था और वाई एक्सिस पे किसको लिया था? पोटेंशियल यानी विभवांतर को लिया था। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए इसका पॉइंट है 0। मैं धारा का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 एम्पियर धारा है, 2, 3, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर की धारा है। मैं अगर पोटेंशियल की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा? 30 लिख दिया, यहाँ पर बेटा मैंने 40 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। ठीक, अब ओम ने क्या किया? इन्होंने देखा जैसे इन्होंने सिरों का विभवांतर कितना किया? 0 से 10 किया, वैसे ही धारा जो उत्पन्न हुई कितनी? 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो गई। यानी अगर इसको ऐसे बढ़ाया जाए और इसको ऐसे बढ़ाया जाए तो कहीं पर ये इंटरसेक्ट करें तो एक पॉइंट इनको ये मिला। फिर इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पोटेंशियल को और बढ़ाया जाए, लेकिन एक बात याद रखना, इन्होंने ना ही तार बदला, ना तार का आयतन बढ़ाया, ना घटाया, ना टेम्परेचर को घटाया, ना बढ़ाया, मतलब जो एज इट इज था, यानी जो कंडीशन इसके लिए थी वही कंडीशन इन्होंने इसके लिए भी रखी। तो अब इन्होंने पोटेंशियल कितना कर दिया? 20। तो 20 पोटेंशियल कर दिया तो यहाँ पर आएगा। और एम्पियर, अब इनको धारा कितनी मिली? 2 एम्पियर की धारा मिली, तो यहाँ पर इनको एक पॉइंट मिल गया। फिर इन्होंने और पोटेंशियल को बढ़ाया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 3। और इन्होंने धारा को ऐसे, धारा कितनी मिलने लगी? 3 एम्पियर की धारा मिलने लगी। फिर इन्होंने क्या किया? पोटेंशियल को और थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ पर इनको बेटा क्या मिली? फिर से यहाँ पर धारा मिल गई। फिर इन्होंने क्या किया? और पोटेंशियल बढ़ाया और यहाँ पर इनको, यहाँ पर फिर से क्या मिला? एक पॉइंट मिला। फिर इन्होंने धारा को और बढ़ाया और इन्होंने इस तरीके से बहुत सारे वायर्स के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक वायर के लिए बहुत सारे चालक कंडक्टर इन्होंने लिए, और जब इन सारे पॉइंट को इन्होंने सीधी रेखा में क्या मिलाया? जब इनको इन्होंने एक साथ मिलाया तो यहाँ पर इनको जो मिली वो बेटा क्या मिली? एक सीधी रेखा मिली। कौन सी रेखा मिली? सीधी रेखा। और याद रखना बेटा, जब किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच हम ग्राफ खींचते हैं और कभी भी अगर मुझे सरल रेखा मिलती है तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें समानुपाती हैं एक दूसरे के, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के साथ साथ बढ़ेंगी और दोनों चीजें एक दूसरे के बेटा क्या होंगी? साथ साथ घटेंगी। तो यहां पर ये ग्राफ बना, तो इसको बोलते हैं धारा विभवांतर के बीच में ग्राफ। अब यहां पर ओम ने आगे चल के और बता दिया, कहा कि जो चालक तार ओम के नियम का पालन करेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? ओमीय चालक बोला जाएगा। और उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? रैखिक होगा, यानी सीधी रेखा में होगा। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी उनका ग्राफ कैसा होगा? अरैखिक होगा। ऐसे चालकों को हम लोग क्या कहेंगे? अनओमीय चालक कहेंगे। तो जो ओम के नियम का पालन करेंगे यानी VI ग्राफ देंगे वो क्या होंगे? ओमीय चालक होंगे। और जो ये VI ग्राफ मतलब एक ये रैखिक ग्राफ है ना बेटा, ये रैखिक है ना, रैखिक। और अगर कोई अरैखिक दे रहा VI कैसा दे रहा? अरैखिक दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? अनोमीय चालक होगा। तो सिंपल सी परिभाषा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओमीय और अनोमीय चालक क्या होते हैं? तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं और जिनका ग्राफ कैसा होता है? रैखिक होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओमीय चालक कहते हैं।
और वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और उनका जो ग्राफ होता है बेटा कैसा होता है, अरैखिक होता है, तो ऐसे चालकों को हम लोग क्या कहते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत इत्मीनान से पढ़ाया हूं, बहुत इत्मीनान से बताया हूं चीजों को, ठीक है। तो इसको बेटा जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हमारे जो बोर्ड एग्जाम है, इसको बोर्ड एग्जामिनर को, हमारे जो भी पेपर बनाते हैं उनको बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लगता है। और वो पूछते हैं कि भैया बताइए कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्या ओम ने बताया, कैसे बताया कि कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। आइए, अभी हमने आपको बताया था कि जो R की वैल्यू होती है वो बेटा क्या होती है, मैंने लिख रखी पहले से, वो होती है ml/Na E स्क्वायर, और ये श्रांतिकाल है आपका, ये आपका फार्मूला होता है। बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, यानी वो कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित नहीं करेगा। क्लियर। n है चालक तार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं, नेतांक भी होते हैं और अलग अलग। मान लीजिए अगर मटेरियल बदल गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बदल जाएगी। अगर सेम मटेरियल रहा तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है। तो यानी ये भी एक नेतांक की तरह काम करेंगे, तो ये भी प्रभावित नहीं करेगा। तो सर प्रभावित कौन करेगा, एक तो आपका बेटा ए प्रभावित करेगा। कौन सा प्रभावित करेगा, ए, ये प्रभावित करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो भी फिक्स है, वो भी प्रभावित नहीं करेगा। और टी यानी आपका जो श्रांतिकाल है ये प्रभावित करेगा। तो तीन यहाँ पर आपके पास, जिनको मैंने रेड इंक से क्या किया है, गोला किया है, ये तीन चीजें प्रतिरोध को प्रभावित करेंगी। क्लियर है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। सबसे पहले देखिए, यहां पर हम लिखेंगे R। जो चीजें अंश में होती है, मैं 50 बार बोल चुका हूं, जो चीजें अंश में होती हैं वो समानुपाती होंगी, तो R समानुपाती L। तो यहां पर आप इसके आगे कथन क्या लिखेंगे, यानी किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाता। सपोज करिए कि आपके घर में कोई बर्थडे वगैरह हो या शादी हो। अक्सर गाँव देहात में आप जब जानते हैं, गाँवों में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि जब शादी होती तो हलवाई खाना बनाने के लिए आता है। तो खैर पंडाल जो लगता है, एक दिन पहले हलवाई आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से एक लंबा सा तार खींच के ले जाते हैं और वहां पर बल्ब लगा देते हैं। तो जब हम घर से स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि घर के जो बल्ब होते हैं बहुत तेज जलते होते हैं, और जबकि वहां के जो बल्ब होता है, जो लगा हुआ है पंडाल जहाँ पे हलवाई खाना बना रहा है, वहां का बल्ब बहुत धीरा जल रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा है, समझिए बात को। हम जानते हैं कि V/I बराबर क्या होता, R। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा। V समानुपाती L, यानी तार की लंबाई बढ़ गई तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टा है, तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी उस चालक, यानी उस तार तक जो धारा पहुंच रही है बेटा, कैसी पहुंच रही है, कम पहुंच रही है। क्लियर है। इसलिए वो धीमा जल रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, R व्युत्क्रमानुपाती है A के। R व्युत्क्रमानुपाती है A के। ये इसका भी कथन आगे लिख लेंगे क्या, कि जो प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए मेरे पास ये चालक तार है, तो अगर चालक तार की मोटाई ज्यादा होगी, यानी मोटा तार होगा, तो उसमें धारा बहुत आसानी से बहेगी। क्यों, क्योंकि अगर तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी धारा ज्यादा फ्लो करेगी। लेकिन अगर सोचो हमने क्या किया, पतला तार ले लिया, बहुत पतला तार ले लिया, तो तार की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तार की मोटाई कम होने से प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो धारा क्या होगी, कम बहेगी। इसलिए हम लोग घरों में जो केबल वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा तार यूज करते हैं, मोटा तार यूज करते हैं। या एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं तो एसी में कैसा तार यूज किया था, मोटा तार की यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि एसी को चलाने के लिए हमें ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है। धारा ज्यादा हमें कम मिलेगी जब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कब कम होगा, जब तार की मोटाई ज्यादा होगी। क्लियर है। और तीसरा बेटा यहां पर जो स्टेप है वो है R व्युत्क्रमानुपाती बेटा क्या होता है, श्रांतिकाल। ठीक है, क्या होता है, श्रांतिकाल। मैं श्रांतिकाल लिख देता हूं।
और याद रखना ये श्रांति काल क्या होता है कि जैसे सपोज करें, मेरी बात को समझिए, ये मेरे पास इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं मान लेता हूं इसके अंदर क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को जैसे हम बेटा क्या करेंगे, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो श्रांति काल बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोचो, अगर श्रांति काल का मान, यानी बात हमारी समझिए थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए हमने किसी चालक तार को हमने बेटा क्या दिया, करंट दिया, या हमने उसको क्या किया, उसका प्रतिरोध बढ़ाया, यानी हमने उसको गर्म किया। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। और जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेटा क्या होगा, ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। और जब टक्करें जल्दी जल्दी होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो आराम कर रहा था, एकदम सो रहा था बढ़िया, ऐसे पहले एक बार टकरा गया, फिर सो लिया, फिर टकराया, फिर सो लिया। तो सोचो, अगर हमने इसका श्रांति काल घटा दिया, यानी अभी लड़के आया, इधर लड़ा, फिर इधर लड़ा दिया तुरंत, ऐसा नहीं। तो मतलब क्या है कि अगर उसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। श्रांति काल अगर ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। और जब प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या होगी, ज्यादा बहेगी। अब सोचो कि अगर श्रांति काल कम हो गया तो टक्कर ज्यादा होंगी, और जब टक्करें ज्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, उस तार का क्या होगा, ताप बढ़ेगा। तो यहां पर याद रखना कि जो ताप होता है वो श्रांति काल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर श्रांति काल बढ़ेगा, श्रांति काल घटेगा तो ताप मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच का अगर समय बेटा क्या होगा, घटेगा, तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम घटने का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया था, जैसे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनके भी जो टक्कर हो रही है, टक्कर मतलब यहां से टकराया, फिर रेस्ट किया, फिर टकराया, फिर रेस्ट करेगा, फिर टकराएगा, तो वो जो श्रांति काल है, अगर श्रांति काल कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और टेम्परेचर अगर देखो, श्रांति काल के ये भी व्युत्क्रमानुपाती है, श्रांति काल के ये भी व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। तो यानी हम ओवरऑल क्या निष्कर्ष में पहुंचे, हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो आर समानुपाती होता है किसके, टी के। बात समझ में आ गई, आर समानुपाती क्या होता है, टी के। यानी किसी तार का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसमें बेटा प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के समय में वोल्टेज हमें बहुत कम मिलता है। क्यों, तार का ताप बढ़ जाने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। देखा होगा कभी बेटा, जैसे अचानक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती होगी और फिर अचानक से मौसम खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है, और जब बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा सा ठंडा पड़ता है, और एकदम से जब लाइट आती है तो देखो एकदम से बल्ब एकदम शाइनिंग मारने लगते हैं एकदम बढ़िया से। तो क्यों, क्योंकि टेम्परेचर, जब बारिश हुई तो टेम्परेचर गिर गया, और जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध गिर जाएगा, और जब प्रतिरोध गिर जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रतिरोध आर को प्रभावित करने वाले कारक कौन प्रभावित कर रहा है, लंबाई प्रभावित कर रही है, क्षेत्रफल प्रभावित कर रहा है, और साथ में श्रांति काल भी प्रभावित कर रहा है। और श्रांति काल ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। तो ताप भी प्रभावित करता है किसको, प्रतिरोध को। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई। अब बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रजिस्टेंसिविटी। ये है। अब इसको लिखते कहाँ से मैं आपको बता दूं, इसको रो से लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, रो से। तो मैं क्या करूं, ये मैंने जो दो नियम पढ़े थे, अगर इन दोनों नियम को मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, आर समानुपाती एल अपॉन ए बनेगा। क्या दिख रहा है, क्या बनेगा, आर समानुपाती एल अपॉन ए।
अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आप हमसे अच्छा जानते हैं कि बराबर का चिन्ह आएगा और नेतांक आएगा यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो, और ये L/A हो जाएगा। जहां पे मैं आपको बता दूं, जहां पर ये रो है यही बेटा हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट का मतलब सबसे अलग, स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, तो इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पर रो हमारी बेटा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। देख पा रहे हैं आप लोग, नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपका जो रो है वो बेटा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है मेरे बच्चे, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला निकालूं तो ए जाएगा आर के पास, तो ये हो जाएगा RA, और रो को अकेले रोकना तो L जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला बनेगा। अब इसे हमें बेटा क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषित करोगे, देखो मैं मान लेता हूं कि जो मैंने चालक लिया है उसका क्षेत्रफल जो है वो इकाई है। यदि मैं मान लूं A इकाई है, इकाई मतलब बेटा हमने यहाँ पे क्षेत्रफल इकाई ले लिया और लंबाई भी इसकी बेटा इकाई है, तो क्षेत्रफल इकाई है, लंबाई इकाई है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, रो बराबर आर। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी या इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई, इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई वाले चालक तार में उपस्थित प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा मैंने, इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई के चालक तार में उपस्थित प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यानी एक आप ऐसा चालक तार ले लीजिए, मैं मान लेता हूँ ये चालक तार है मेरे पास, तो यहाँ पर ये चालक तार है, मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, इकाई है, और इसकी जो मोटाई है वो भी क्या, इकाई, तो दोनों मोटाई इकाई है। तो इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को क्या बोलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। यानी एक स्पेशल कंडीशन की बात की जा रही है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना, लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा लिख लीजिए। अब फार्मूले पे ही डिफिनेशन तैयार किया करिए आप लोग। इकाई क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई के तार में उपस्थित प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे इसके मात्रक की, हम बात करेंगे इसके मात्रक की, इसकी यूनिट की। तो देखिए अगर इसके फार्मूले से इसकी यूनिट निकाले तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, इनटू ए का मात्रक होता है बेटा मीटर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक, ओम मीटर। तो ये बेटा क्या है, रो का मात्रक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम मीटर है। ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास एक और इसी में शब्द आता है जिसका नाम है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो इसको बेटा काहे से लिखते हैं, इसको लिखते हैं रो से। इसको काहे से लिखते हैं मेरे बच्चे, रो से। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है बेटा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट यानी स्पेशल चालकता। तो याद रखना, देखिए किसी में करंट अगर बह रहा है तो अच्छा चालक है, करंट नहीं बह रहा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है। यानी अगर किसी में प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता अच्छी, यानी चालकता अच्छी अगर किसी की है तो उसका प्रतिरोध कम है। यानी प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता को बेटा सिग्मा से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता। ये हमारे पास बेटा क्या, विशिष्ट चालकता। तो याद रखना विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को, किसको बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा है ना बेटा, तो विशिष्ट प्रतिरोध लिख देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते हैं और ये 1 बेटा क्या था, रो। ठीक है, ये इसका विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है। क्लियर है, तो बेटा ये आज की हम लोगों ने क्लास यहाँ पर इतना पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखने वाले हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन देखने वाले हैं कि
दो तरीके से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, एक होता है समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। या चलिए हम इसी में बता देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक यानी प्रतिरोध खत्म हो जाए। अब देखिए बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो दो तरीके से हम लोग इनको जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास ये तीन मार्कर हैं, मेरे पास तीन मार्कर हैं और इन तीनों मार्कर को मैंने क्या किया, एक वायर में जोड़ दिया। ये तीन मार्कर हैं, क्लियर है मेरे बच्चे? और ये तीनों मार्कर मैंने एक हाथ में पकड़ लिए, तो मतलब एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो जब एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, मैंने तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चला, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, तो दैट इज कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। एक ही सीरीज में जुड़े, सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहलाएगा। लेकिन यही क्या हो, एक इस तार में है, ये अगर अलग तार में है, ये अलग तार में है, तो जब तीन रेजिस्टेंस अलग अलग वायर में जुड़े होंगे तो वो कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी समांतर क्रम संयोजन होगा। तो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग बेटा देखेंगे समांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन। पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की एक खास बात है, कैसे आप पहचानोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। पढ़ोगे बिल्कुल एकदम हलवा के तरीके से आपको समझ में आएगा। गाजर का हलवा खाए वो बना के एकदम वही एकदम समझ ले बेटा, खाया ना एकदम मुंह फाड़ फाड़ के ऐसे ऐसे खा लेते हो, वही वाला एकदम खा जाएंगे, निकल जाएंगे ना, अभी इसको डेरिवेशन में एकदम निकल जाएंगे। चलो, तो श्रेणी क्रम संयोजन की बेटा एक खास बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर जो धारा होती है, क्या होती है? धारा। वो धारा का मान नियत होता है, यानी वो फिक्स होती है। यानी जिस भी रेजिस्टेंस में करंट जाएगा, उस सारा का सारा रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, हर रेजिस्टेंस का करंट इक्वल होगा। अब यहां पर मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले इसको एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए कि यहां पर मैंने एक प्रतिरोध लगाया, ये प्रतिरोध, और यहां पर मैंने तीन प्रतिरोध लगाया, और इसको मैंने क्या किया, कुंजी के से और एक बैटरी की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहां से मैंने सपोज करिए करंट I प्रवाहित किया, यानी पहला रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये R3। यहां पर इनका पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि इनके टर्मिनल अलग अलग हैं, तो इसका पोटेंशियल V1 है, V2 है और यहां पर क्या है, V3 है। क्लियर है? तो बटा कौन है? V1 V2 V3 है। समझिए, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? कुल विभव। चूंकि तो कुल विभव यानी V इक्वल टू तीन भागों में बट गया। कौन कौन से? V1 प्लस V2 और प्लस V3। यहां पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है V अपॉन I, हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? हमें V के लिए कैलकुलेट करना है। देन अगर इसको हम V के लिए सॉल्व करेंगे तो V बराबर हो जाएगा IR से। अगर हम इसके लिए पहले प्रतिरोध का विभव निकालेंगे तो V1, तो V1 बराबर हो जाएगा I, वो तो कांस्टेंट सब में I जा रही है तो कांस्टेंट I, लेकिन R क्या होगा? पहले का पहला रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा IR1। दूसरे के लिए निकालोगे तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, और जब तीसरे के लिए निकालोगे तो यहां पर बेटा हो जाएगा V3 बराबर IR3। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अगर इन मानों को हम यहां पे भर देंगे समीकरण 1 से, क्या देख पा रहा है सबको? जल्दी से बोलिए। अभी दिख रहा है, एक लाइन भी लिख जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? V बराबर IR1 IR2, V2 बराबर, और V3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR3। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर V, ये V तो V है, यहाँ पे देखिए I कॉमन मिल रहा है तो I को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा R1 R2 और प्लस R3। क्लियर है? ये I V के बटे में आ जाएगा तो V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और
चूंकि हम जानते हैं कि v अपॉन आई बराबर क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। अब ये हमारा बेटा क्या हो गया, जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला, कुल प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिए थे तो हमने R1 प्लस R2 R3 लिखा, 4 होते प्लस R4, 5 होता प्लस R5, 6 होते प्लस R6। इस तरीके से यहाँ पर ये डेरिवेशन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताते चलूं, सबका पोटेंशियल अलग अलग है, धारा नियत है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेगा। धारा नियत है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा और पोटेंशियल जो चीजें अलग अलग हो उसी को कुल निकाल लेना। अभी आगे वाले में कुल धारा निकालूंगा क्योंकि वहां पे धारा बट जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल बट गया तो कुल पोटेंशियल निकाला, उससे आर फिर ओम के नियम का यूज करेंगे हम लोग, वहां से जो बटा हुआ उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, उन वैल्यूओं को रख के कॉमन लेके आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब बेटा हम लोग जल्दी से देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें जो है विभवांतर नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया, तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया और इन तीनों रेजिस्टेंस को एक जगह पर एक वायर से जोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से, और इसका संपर्क एक बैटरी के साथ यहाँ पे कुंजी के लगा दी और इसका संपर्क बैटरी के साथ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, वो V है। क्लियर है, पोटेंशियल इसका क्या है, V है, और ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और ये R3 है। यहाँ से धारा I प्रवाहित की गई और धारा 3 भागों में बट गई, किसमें किसमें, I1, I2 और I3 में बट जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस में क्या हो रही, धारा इस तरीके से यहाँ से जा रही है और यहाँ पर ये फिर इस तरीके से इधर आ रही। क्लियर है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर देखिए बटा कौन है, धारा, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, कुल धारा। देखिए पहले धारा नियत थी, विभवांतर अलग अलग था। अब इस बार क्या हो गई, विभवांतर नियत हो गया तो धारा अलग अलग। तो यहाँ से क्या बनेगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मान लो समीकरण 1। क्या माना, समीकरण 1। चूंकि हम जानते हैं कि V अपॉन I बराबर बेटा क्या होता है, R होता है ना। I के लिए निकालना है हमको, तो I को यहाँ भेजो, R को यहाँ भेजो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R से। यहाँ से अगर हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो I1 के लिए तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, I2 के लिए निकालोगे तो V अपॉन R2 और I3 के लिए निकालोगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम तो कर सकता हूँ। चलो इस फार्मूले का उपयोग करूंगा, पहले I1 के लिए मान निकालूंगा, तो ये I1 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V, और पहले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो फिक्स है, सबका पोटेंशियल सेम रहेगा, पर पहला रेजिस्टेंस है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। इसी प्रकार I2 के लिए निकालोगे तो V अपॉन R2, और इसी प्रकार R3 के लिए निकालोगे तो V अपॉन R3। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, 1 से। समीकरण किससे, 1 से। तो I बराबर समीकरण 1 में देखिए I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, V अपॉन R2, और I3 की जगह पे V अपॉन
R3। यहाँ से देखिए V को अगर हम बेटा यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? इस V को I के नीचे ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि V/I बराबर क्या होता है, R होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहानी उल्टा है, I ऊपर है, तो I को ऊपर करने के लिए तो इसको भी हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, I/V बराबर ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/R। बात समझ में आई कि I/V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/R। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3। ये हमारे पास इस तरीके से फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने आपको संधारित्र में संयोजन कराया था, वहां भी क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था और साथ में हमारे पास क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों के फार्मूले जो आते हैं अलग अलग। सीरीज कॉम्बिनेशन जब हमने वहां पे देखा था तो ये फार्मूला आया था, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आया था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया है, ये आया है। तो कहानियां कुछ उल्टा सी है। जो इसका समांतर है वो कैपेसिटेंस का क्या है, यानी वो आपका कैपेसिटर का क्या है, श्रेणी है, और जो यहाँ का श्रेणी है वो कैपेसिटर का क्या है, समांतर है। तो याद रखना। अब यहाँ पर इनको हमने मान लीजिए इसके ऊपर एक और प्रतिरोध लगा होता, एक और लगा होता, एक और लगा होता, बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते, ठीक है। तो वैसे इनको जोड़ देते, अब वह प्लस 1/R4 हो जाता, प्लस 1/R5, इस तरीके से जोड़ देते। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध इतना होता है, इस फार्मूले से आपको निकालना होगा। क्लियर है? क्या किया गया, विभवांतर नियत था, धारा बट गई तो कुल धारा निकाली। I के लिए हमें मान निकालना था, ओम के नियम का उपयोग किया, I के लिए मान निकाले, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। समीकरण 1 से I1 की जगह पे VR1 हो जाएगा, I2 की जगह पे VR2 और I3 की जगह पे VR3। V कॉमन ले लिया, R1 R2 बचा, V को ट्रांसफर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और V/I बराबर R होता है तो I/V बराबर 1/R होता है। इसको यहाँ पे रख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा ये आज 2025 की हमारी पहली क्लास थी फिजिक्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब, मतलब लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर हमारा कोई नया बच्चा इस क्लास को देख रहा है। साथ में इसको शेयर जरूर करिए, शेयर करना ना भूलिए। जैसे आप अगर किसी को शेयर करते हैं तो आपको भी फायदा होगा, वो इसलिए क्योंकि भगवान देखता है कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राम सिंह SS कोचिंग क्लासेस और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।